वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। उसी प्रयास में आज युक्ति आईएएस के द्वारा एक नया आप लोगों के लिए सेगमेंट स्टार्ट किया गया, जिसमें जनवरी 2021 से लेकर जून 2022 जो भी एग्ज़ाम जो जून तक होने वाले हैं उससे सभी करेंट अफेयर्स टॉपिक वाइज प्रश्न प्लस उसका एक्सप्लेनेशन, अर्थात एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। उस टॉपिक अगर वो टॉपिक एग्ज़ाम में आता तो उससे रिलेटेड कोरिलेटेड चीज़ें आप लोगों को पूछी जाने की संभावना बनती है, इसलिए उन सब टॉपिकों को कवर करने का प्रयास किया गया इस सीरीज़ में, जिसमें आपको जनवरी से मार्च तक वाले सीरीज में आपको 50 प्रश्न होगा, 50 प्रश्न पूछा जाएगा। जून से अब अप्रैल से लेकर जून जो होगा 2021 उसमें भी 50 प्रश्न शामिल किए जाएंगे। जुलाई से सितंबर तक 2021 में आपको 50 प्रश्न होगा। इसी प्रकार अक्टूबर दिसंबर वाले टॉपिक जो कवर किया जाएगा उसमें भी 50 प्रश्न आपको उस प्रश्न को शामिल किया जाएगा। 50 टॉपिक इसे समझ लीजिए आप लोग। फिर नेक्स्ट आपको जनवरी से जून 2022 तक आप लोगों को टोटल 50 प्रश्न शामिल होगा जो एक टॉपिक के साथ कवर किया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए सीरीज है। जो भी करंट अफेयर्स को लेकर संसित रहते हैं, समसामयिकी को लेकर कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे वो सॉल्व करना है, कितने डायग्राम उसके को कवर कर लेना है कि वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में वो प्रश्न के रूप में हो, इसी को ध्यान में रखते हुए यह लाया गया है। तो 10-10 का सेट लाया जाएगा, 10-10 प्रश्नों का सेट लाया जाएगा। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, विज़िट कीजिए, सारी चीज़ों को कवर कीजिए और इसी को ध्यान में रख के आप लोग हमें सपोर्ट भी करते रहिए ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से आगे आ सके। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मेगा सीरीज चलाया जाता है कमलेश सर और उनकी टीम के द्वारा। सभी फैकल्टी उसमें शामिल होते हैं, जिसमें आपको 10,000 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसे शामिल किया जाता है, जो आप किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिला होगा और मिले आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपको वो प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर जाके दीजिए। जो भी हमें सुन रहे हैं, जितने भी लोग अभी हमसे जुड़े हैं, तो वो आप ज़रूर जाके उस टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है सारे, या तो इसे टाइप कीजिएगा आप लोग लिंक को डायरेक्ट हम हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। हमारे हमारे वेबसाइट को विज़िट ज़रूर कीजिए, चाहे क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें वहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो भी नए पुराने सभी स्टूडेंट हैं, चैनल को लाइक शेयर और एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नहीं तो बहुत सी चीज़ें होती है जो आउट ऑफ आप बाहर हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ज़रूर शेयर कीजिए चीज़ों को। समझ मेरे बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि मैं आप लोगों को कैसे सेवाएं दे रहा हूं, किस रूप से दे रहा हूं। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 6 ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज में। साथ ही साथ मैं 3 बार आप लोगों को इंटरव्यू फेस कर चुका हूं। ऑप्शनल पेपर के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करता हूं, साथ ही साथ जीएस का पेपर जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप और करंट अफेयर्स के टॉपिक को मेरे द्वारा लिया जाएगा और हमारी टीम और भी है जो करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो यह साथ ही साथ मुझे आपको 10,000 से अधिक प्रश्नों को क्रिएट करने का आप लोग मुझे एक्सपीरियंस है, तो आप मुझ पर बिलीव कर और ये जो 10,000 प्रश्न है वो यूपीएससी और पीसीएस के लिए ध्यान रखिएगा। यह यूपीएससी और पीसीएस के प्रश्नों को क्रिएट करने का एक्सपीरियंस है विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग इसको ध्यान में रखकर आप आगे बढ़ सकते हैं हमारे साथ कि आप किस रूप से किस एक्सपीरियंस होल्डर के साथ वर्क कर रहे हैं। आपको जो भी चीज़ें मिलेगी टू दी पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंट बातें मिलेगी। यहाँ नो बकवास की बातें नहीं की जाती है, टॉपिक को लंबा नहीं किया जाता है, टॉपिक को उतना ही रखा जाता है जितना एग्ज़ाम ओरिएंट हो। अगर उतना ही आप कवर कर लेते हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उस टॉपिक से उससे बाहर नहीं होना चाहिए। यह हमारा एक्सपीरियंस कवर करता है, एक्सपीरियंस बताता है, क्योंकि मैं पिछले
3 सालों से ये सब क्वेश्चन क्रिएट का वर्क कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को देखिए, आगे बढ़िए। हमसे जुड़ने का बहुत सा माध्यम है। युक्ति आईएएस पर क्या आप लोगों को प्लेटफॉर्म क्या अवेलेबल कराता है, ये जरूर है जानना आप लोगों के लिए। तो युक्ति आईएएस का प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आप लोगों को टेस्ट अवेलेबल कराता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जिसमें आप लोगों को यूपीएससी स्टेट पीटी प्लस मेंस का आप लोगों को टेस्ट होगा। साथ ही ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपी हो, एसआई हो, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबी, एयरफोर्स, जितने भी एग्जाम गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी के द्वारा भी लिया जाता है, उसके लिए आप लोगों को टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम उपलब्ध है। और यहाँ पर क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देखिए, कंटेंट किस रूप से आप लोगों को उपयोगी हो, कितना रिच आप लोग को कंटेंट दिया जाता है। पीआईबी से सोर्स, जो भी गवर्नमेंट साइट से पीआईबी है या तो गवर्नमेंट की जो भी साइट है या अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो मानक संस्था है, उसके वेबसाइट से आप लोग को टैली कराकर प्रश्नों का जो भी एक्सप्लेनेशन है उसका डाटा है वेरीफाई करके ही दिया जाता है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को दिया भी था कि चार्ट के संदर्भ में जो डाटा था गलत था लूसेंट में, तो मैंने आप लोग को नोटिफाई भी कराया था फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, बहुत से जगह पर मैंने नोटिफाई भी कराया था। इसलिए देखिए, वर्ल्ड बैंक के उसको डाटा को मैंने वेरीफाई किया था। तो वर्ल्ड बैंक विश्व की सबसे बड़ी संस्था के रूप में जानी जाती है। अगर उसके डाटा को अब गलत कोई सरकार करती है या बोर्ड करेगा, उसे तो आप लोग नहीं मान सकते हैं ना कि कोई बोर्ड उसे गलत करेगा। इसलिए मैं जब भी प्रेफर करता हूँ तो उस साइट को जो ऑथराइज साइट है, इसलिए आप लोग इसे बिलीव करके इन सब चीज़ों को देखिए। हमसे जुड़ने का बहुत सा माध्यम है। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए और इस प्रकार का लोगो आप लोग को मिल जाएगा। लोगो आप देखिएगा, डाउनलोड करके चीज़ों को देखिएगा। और युक्ति आईएएस के नाम से एक ही ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, तो आप लोग इसे ज़रूर आप लोग विज़िट कीजिए। साथ ही साथ वेबसाइट को विजिट करके जरूर देखिए, दोनों जगह सेम फॉर्मेट होता है। तो हमारा टैगलाइन क्या है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो अपने मोबाइल को अभी ही अपना कोचिंग बनाइए, क्योंकि बहुत से चीज़ों को आप लोगों को दिया जा रहा है। और इस बार कोड को जरूर स्कैन कीजिए। गूगल स्कैनर आपका मोबाइल में होता है, उससे स्कैन करके हमारे टेलीग्राम से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कोई चीज़ करना नहीं है, केवल गूगल स्कैनर को खोलना है, ओपन करना है और इसको स्कैन करके डायरेक्ट उसके एक मेरा कोड जो होगा युक्ति आईएएस का कोड जो होता है वो आएगा, उसे क्लिक करके डायरेक्ट ऐड हो जाइए। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर बीपीएससी का सीरीज चल रहा है, रनिंग फेज में है। तो आप लोग इसे जरूर, जो भी अभ्यर्थी हैं जो इच्छुक हैं यूपीएससी के संदर्भ में यूपीएससी में 51 टेस्ट आप लोगों को कराए जा रहे हैं। मात्र फी 1500 रखा गया है। तो आप इसे जरूर देख सकते हैं। जो भी चीज़ें इसको मैं डेली बताता हूँ। नया स्टूडेंट हैं, जरूर इसे स्लाइड को रोक लीजिएगा, इसे देख लीजिएगा क्या क्या आप लोग यहाँ पर अवेलेबल टेस्ट है। क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं कराया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है यूपी पीसीएस का भी सीरीज चल गया, स्टार्ट हो गया। एक टेस्ट हो चुका है, फ्री टेस्ट जो था। सब्जेक्टिव टेस्ट 25 तारीख को होने वाला है। तो आप लोग जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें भाग ले सकते हैं। 21 टेस्ट टोटल है इसमें कराया जाएगा, जिसका मात्र फी रखा गया 299। आप क्वालिटी को देखिए, पीडीएफ आपको दिया जाएगा, उसके क्वालिटी को देखिएगा। वीडियो एनालिसिस कराया जाएगा, उसके क्वालिटी को देखिए। उसके जो भी कंटेंट है उसके क्वालिटी को ही प्रेफर करके आप हमारे परचेज कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप, बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो कराते हैं, आप ज़रूर वहाँ विज़िट कर सकते हैं। मैं उस चीज़ पर अहम भूमिका अपनी थॉट को रख सकता हूँ जहाँ मैं कंफर्ट जोन में हूँ। तो मैं क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करता हूँ। मैं, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि एक्सप्लेनेशन किस रूप से दिया जाता है। तो आप हमसे विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है 67 बीपीएससी के संदर्भ में भी सीरीज चल रही, जो रनिंग फेज में है, जिसमें 21 टेस्ट को टोटल होने वाले हैं, जिसमें से आपको 7 सब्जेक्टिव हो चुका है, फ्री टेस्ट हो चुका है, आपको यहाँ पर 5 टेस्ट हो चुका है। एग्ज़ाम से पहले सारे टेस्ट कवर करा दिए जाएंगे। जो भी टेस्ट जो अभ्यर्थी पहले दे रहे हैं उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग के लिए जो भी कंटेंट दिया जा रहा है आप उसे देख सकते हैं। इसका मात्र फी रखा गया 199। तो आप लोग इसे जरूर देखिए, जरूर विजिट कीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए टेस्ट दोनों माध्यम के स्टूडेंट दे सकते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन जो पीडीएफ भी होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो आप लोग इसे जरूर शामिल कर सकते हैं अपने अध्ययन से लिए। देखिए, मेगा बूस्टर ये सबसे बेहतर प्लान आप लोग के लिए है, जिसमें ऑल गवर्नमेंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जो लूसेंट बुक जो प्रिपेयर करते हैं और जीएस का पार्ट जहाँ भी पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, आप उस बुक को प्रेफर जरूर करते हैं, क्योंकि यह सारगर्भित रूप से बुक को लिखा गया। हालांकि कुछ त्रुटियां हैं जिसे मैं सुधार दे रहा हूं।
और लुसेंट प्रकाशन से मैं संपर्क भी कर रहा हूँ कि इन त्रुटियों को जल्द से जल्द अगले जब भी बुक पब्लिश करें तो उनको सुधार दिया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर देखिए है क्या, बुक बहुत अच्छी है, इसे आप लोग जब भी एग्जाम में प्रेफर करते थे इसके क्वेश्चन को एराइज करना, क्वेश्चन को पढ़ना टॉपिक वाइज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसे सॉल्व करना। इसी को ध्यान में रख के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए टेस्ट आप लोगों को कराया जा रहा है, जो जिसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जाता है। जो लास्ट आप लोगों को टेस्ट हुआ था प्ले लिस्ट में आप लोग जाके वीडियो देखिए, जरूर परचेज कीजिए इसे, ज़्यादा फ़ी रखा नहीं गया। देखिए यहाँ पर बहुत लो फी में आप लोगों को कराया जा रहा है, क्योंकि मुझे उन सब चीज़ों से ज़्यादा जो मैं अपने अध्ययन और हमारे जो टीम है जो अपने अध्ययन और अध्यापन के शैली में के दौरान जो भी दिक्कतें उनको हुई हैं वो हम लोग बेखूबी से जानते हैं कि 199 भी बहुत से स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए ध्यान में रखकर ज़्यादा फ़ी नहीं रखा गया है, केवल 119 रखा गया है, जिसमें आप लोग 600 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा, वीडियो प्लस पीडीएफ आप लोग को दिया जाएगा। तो इससे कोई समझौता नहीं है क्वालिटी के साथ, तो आप लोग जरूर इसे विजिट करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं समसामयिकी जनवरी से मार्च 2021 का पार्ट 1 होगा। तो पहला प्रश्न क्या है इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसी तरह ओपन होगा प्रश्न, आप लोग का रूप इस तरह होगा। आप लोग प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोग एक्टिव मोड में काम कर सके और कोशिश हो कि अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करें और राइट सॉल्व करें, ताकि और भी आप लोग बेहतर तरीके से काम कर सकें। ये आज जनवरी और मार्च का पार्ट 1 है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है, आयुष्मान जो भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ किस राज्य में शुरू किया गया है या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया, इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, सेहत भी पूछ सकता है, सेहत योजना किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से संबंधित है। तो पहला देख लेते हैं, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के नाम से चलाया जा रहा है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है। देखिए एक्सप्लेनेशन इतना दे दिया गया है कि इनसे अतिरिक्त इस टॉपिक से अगर प्रधानमंत्री आरोग्य जन आरोग्य योजना या मोदी केयर पूछा जाए या इससे संबंधित कोई भी टॉपिक अपडेट पूछा जाए तो इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सी चीज़ों को कवर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा किसके माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों, ध्यान रखिएगा टोटल ऑल निवासी जो होंगे उसे स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में हो सकता है। इसको सेहत योजना किन लोगों तक सीमित है, वर्ग दे सकता है, तो सभी नागरिक के लिए है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा, इसे याद रखिएगा, आप लोग अपडेट होते रहिएगा कौन है अभी, मनोज सिन्हा। सेहत का तात्पर्य क्या है, स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन के लिए सामाजिक प्रयास सेहत है। तो ये आप लोग इम्पोर्टेंट, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप लोग इस सब टॉपिक पर जो माइंड स्टोन योजनाएं रहते हैं उसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज़ें देखने पड़ती है, तो आप लोग को जरूर याद रखना चाहिए। और एक कंसेंस स्टूडेंट के तौर पर आप लोग को याद भी रखनी चाहिए कि इन सब योजनाओं को किस रूप से जाना जाता है। योजना निशुल्क बीमा कवर करता है, तो सबसे पहले ये निशुल्क है, तो सभी लोग जानते हैं निशुल्क फ्री सेवाएं देती है। कितने, प्रत्येक परिवार को देता है 5 लाख रुपए तक का आर्थिक कवर करता है, प्रत्येक परिवार, यहाँ याद रखिएगा प्रत्येक परिवार, ना कि प्रत्येक व्यक्ति, परिवार को देता है। किसी एक या सभी सदस्यों के लिए प्रयोग कर सकता है, जो इस योजना के तहत किसी एक व्यक्ति के लिए या 5 सदस्य है परिवार। देखें भारत में परिवार माना जाता है 5 का, ठीक ना, आप लोग ध्यान रखिएगा 5 व्यक्ति का परिवार है उसे माना जाता है भारत में परिवार। एक कोई 5 व्यक्तियों का, जैसे एक हस्बैंड एक वाइफ हो गया या 3 बच्चे, को संयुक्त रूप से एक परिवार माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। सभी सदस्यों को देता है, इसके अंतर्गत एक ही प्लान के तहत पूरे परिवार का बीमा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सारी चीज़ों को कवर कर दिया गया है।
वेट एंड वॉच करके चीज़ों को देखिए, बहुत सी नया एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को सभी देखिए, पीआईबी का डाटा होता है, गवर्नमेंट का डाटा होता है। इसके देखिए अभी इसे जो लिया गया है, इसको जो भारत परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय है, वहाँ से विजिट करके लिया गया। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से लिया गया, सामाजिक कल्याण मंत्रालय है उससे लिया गया है। तो ये सब चीज़ें देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ डाटा से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। तो यह प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है, पीएमजेएवाई या तो पीएमजे इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, के साथ मिलकर काम करेगा जो सेहत योजना है। तो किसका उप योजना है, ये भी पूछ सकता है आप लोगों को प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उप योजना है। तो ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण एवं कल्याण केंद्र, ध्यान रखिएगा, कुछ अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना का जो नाम था पहले आपको आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के रूप में शुरू किया गया, और उसके बाद सितंबर 2008 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से शुरू किया गया है, या पीएमजेएवाई पीएमजे आपको उनके नाम से शुरू किया गया। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट है 64,180 करोड़ के परिव्यय के साथ 2021-22 के बजट में घोषित पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन सबसे बड़ी अखिल भारतीय अवसंरचना योजना है। तो यह आपसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य योजनाएं भारत की 21 और 22 के बजट में सर्वाधिक बड़ी योजना है। तो आपको नाम दे देगा, और आप लोग को 2-4 स्वास्थ्य योजनाओं का नाम दे देगा, उसमें से इसका भी नाम रहेगा। तो आपको प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र में योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एक याद रखिएगा, इसके साथ एक और योजना चलती है साथ में, डिजिटल भारत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसमें 1600 करोड़ रुपये का बजट के साथ 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने को मंजूरी दी गई। इस बार के बजट की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें आपको 1600 करोड़ के नाम से डिजिटल मिशन शुरू किया गया। ये जम्मू कश्मीर का तो मैं पहले ही लिख दिया था, चलिए हो जाता है दोबारा। नोट याद रखिए एक चीज़ और नोट, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के तहत अनुच्छेद 370 के तहत उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था, और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया विधानसभा सहित, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के बिना नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। और यहाँ पर देखिए पीएम जो योजना है उसके संदर्भ में आप लोगों को बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, तो आप लोग जरूर चीज़ों को देखिए, यहीं पर सारी चीज़ें दी गई हैं, और यहीं से प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है। तो आप लोग बोलते हैं कि प्रश्न कवर नहीं होता है, जो चीज़ें यहाँ दी जा रही हैं उस पर थोड़ा सा बिलीव करके आगे बढ़िए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि वर्तमान में कितने यूटी है या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका नाम जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के रूप में है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे छोड़िएगा मत, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए। भारत का प्रथम टेस्टेड तिहान सिस्टम किस राज्य में शुरू किया गया? आईआईटी हैदराबाद, या किस राज्य में, हैदराबाद के नाम से पूछ सकता है, या किस रूप से पूछा गया, आईआईटी चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये आपको हैदराबाद में शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया, राज्य यहाँ हटा देना है, किसके द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन थोड़ा एरर हो जाता है, टाइपिंग एरर है, ये सब कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन के तौर पर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इनका नाम याद रखिएगा। मंत्री का नाम भी पूछ देता है, निम्नलिखित में से कौन मंत्री हैं किस मंत्रालय के। तो आप लोगों को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा आईआईटी हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए भारत का प्रथम टेस्टेड तिहान सिस्टम हैदराबाद में नींव रखी गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है राष्ट्रीय अंतर विशिष्ट साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन के तहत ऑटोनोमस नेविगेशन डेटा अधिग्रहण प्रणाली शुरू की गई है, जिसका 135 करोड़ रुपया इसको आवंटित किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसी के साथ, भारत का नेविगेशन सिस्टम जो डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा, उसका नाम क्या है? आप लोग जल्दी फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, और उसमें कितने उपग्रह भेजे गए हैं, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत पुरानी है तो आप लोगों को याद रहनी चाहिए। प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर प्रश्न, देख लेते हैं क्या है।
निम्नलिखित में से कितने लागत या रुपये से कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को मंजूरी दी गई है? बहुत ही माइल्ड स्टोन क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि वन ग्रिड वन गैस योजना के तहत इसे शुरू किया गया था। तो यह प्रश्न इस रूप से पूछ सकता है, जब भी नेशन में पहली ऐसी योजना आती है, प्रथम जो होती है, वहाँ से प्रश्न उभर कर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है कि आपको कहीं और का है तो इसे याद ना किया जाए। तो कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कहाँ कितने करोड़ की लागत से है? 3000 करोड़, 4000, 5000, 6000 करोड़। तो ये ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा 3000 करोड़ से शुरू की गई है। आप लोग आंसर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि और भी एक्टिव मोड में काम आप लोग करें और मुझे भी इंटरेस्ट लगता रहे। क्योंकि देखिए, मोटिवेट जब तक नहीं होंगे, बहुत सी चीज़ें प्लान है हम लोग, कल भी मैंने बताया था, आगे भी मैं बताऊंगा कि हम लोग का प्लान किस रूप से आगे एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए। जो हमारा टारगेट है 10,000 का, 10,000 सब्सक्राइबर का, तो आप लोग जरूर इसे जरूर जल्द से जल्द पूरा करने में हमारा सहयोग कीजिए। जब तक आप लोग नहीं सहयोग कीजिएगा, न्यू स्टूडेंट हो या ओल्ड स्टूडेंट हो, कोई भी हो, ये सोचिए मत कि मैं क्यों करूँ। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। जब तक हम लोग इन सब चीज़ों को, माइलस्टोन चीज़ों को प्राप्त नहीं करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें रिस्क होती है लेने में, कि हम लोग सोचते हैं कि यह सफल होगा क्या नहीं सफल होगा। अगर ये होता है तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, जो अब तक इंडिया में नहीं आप लोगों को मिला है एक्सपीरियंस करने एजुकेशन में, वो आप लोग को अवेलेबल कराया जाएगा। अगर मुझे आप लोग सपोर्ट करते हैं, नए आप लोगों को इंटरफेस के साथ आप लोग को एजुकेशन सिस्टम में चीज़ों को लेकर आऊँगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें माइंड में होती हैं, तो उसे धरातल पर उतारने के लिए सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस। सभी याद रखिएगा, क्योंकि यह कोविड का दौर चल रहा था, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी योजनाएं, सारी परियोजनाओं को उद्घाटन हो रहा था। 3000 करोड़ के लागत से निर्मित 450 किलोमीटर। तो इसका आपको कितनी लंबी है ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यह लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। यह कार्यक्रम वन नेशन वन गैस ग्रिड रखिए के निर्माण में दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यह प्रश्न आपको बनेगा, वन नेशन वन गैस ग्रिड के तहत निम्नलिखित में से कौन सी योजना है? तो आपको इसका नाम रहेगा और 2-4 नाम ऐसे ही दे देगा। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। प्राकृतिक पाइपलाइन नेटवर्क आगामी 5 से 6 वर्षों में दोगुना किया जाएगा। लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया। मौजूदा जो CNG स्टेशन जो 1500 से बढ़ाकर 10,000 करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए, यही है PMG आप लोगों को योजना। तो आप वहाँ से नहीं समझते हैं तो यहाँ से समझ जाइए। पाइपलाइन से केरल और कर्नाटक 2 राज्य को भी याद रखना है। कोची और आप लोगों को केरल और कर्नाटक 2 राज्य आपको भी पूछ सकता है। लोक जीवन यापन को बेहतर और आसान। देखिए, माई गवर्नमेंट ऐप मैं चाहता तो बहुत चीज़ों से पेपर से भी कटिंग कर सकता था, पर मैं ऑथेंटिक सोर्स पर विश्वास करता हूँ। वहाँ गलत हो सकता है, पर ये अगर गलत भी देता है तो आपको इसी को मान कर चलना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ये चीज़ें होती हैं जिसे आप कोई बोर्ड उसे क्लेम नहीं कर सकता, काट नहीं सकता अगर वो गलत भी है तो ध्यान रखिए। कोची मंगलूर कहाँ था है? आपको केरल और कर्नाटक। चलिए, नेक्स्ट है दोनों राज्यों के संबंध जो चीज़ें मैंने बताया वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और ये जब भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही उम्दा प्रदर्शन हो रहा है। तो देखिए इसकी कुल दूरी कैसे है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक है। ध्यान रखिएगा, समझ गए ना कैसे जा रहा है? ध्यान रखिएगा। ये कोस्टल के रूप से होगा, जिसमें 450 किलोमीटर पाइपलाइन 12 mm SCDM कैपेसिटी होगी, जिसकी मिलियन मीट्रिक टन होता है। 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट ये है। सारी चीज़ें वहीं से ली गई है। नेक्स्ट चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। कमेंट में आंसर आप लोग बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ये सब प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है रैंक से संबंधित। तो चौथा नंबर प्रश्न है, हैरनी पासपोर्ट जो होता है इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 82, 83, 84, 85। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी एक्टिव स्टूडेंट है, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, 85वां रैंक प्राप्त हुआ है। चलिए हम लोग और भी चीज़ें देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन के तौर पर आपको मिलेगा
हेनरी एंड पार्टनर्स द्वारा हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया है, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के से प्राप्त आंकड़ों से आधारित होता है। अब बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, क्योंकि इस पर बहुत पहले भी मैंने चर्चा काफ़ी बार किया हूँ, तो इसलिए ध्यान में आप लोग कितने एक्टिव हैं स्टूडेंट देखें हम लोग थोड़ा सा। तो एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, तब ये आप लोग बताइए। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में हेनरी पासपोर्ट के सूचकांक वीजा फ्री स्कोर 58 के साथ भारत को 110 देशों में 85वें स्थान पर रखा गया। तो ध्यान रखिए, वीजा फ्री जहां रहता है उसके आधार पर इसे जारी किया गया है, जिसमें 58 स्कोर दिया गया है भारत को। यह भी प्रश्न पूछ सकता है, जिसमें इस रिपोर्ट हेनी पासपोर्ट में कुल कितने देश शामिल हैं, 110 देश, जिसमें आपको 85वां रैंक भारत को है। और विश्व का सबसे पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग प्रस्तुत करता है। यह जो भी फर्स्ट रैंक होगा उसे प्रथम स्थान विश्व का सबसे पावरफुल रैंक आप लोग को दिया जाता है। नेक्स्ट आप लोग को ध्यान रखना है, 5वें नंबर का प्रश्न है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइए, देख लिए होंगे अभी तक। निम्नलिखित में से किस तिथि को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह डायरेक्ट आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है या मनाने जाने का शुभारंभ किया गया है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। तो आप सही उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए 23 जनवरी को होगा। ये किन की जयंती है फटाफट बताइए तो आप लोग, ये किन की जयंती के अवसर पर मनाया जाए? तो चलिए सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इन्हें मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह प्रारंभ किया गया है, तो मंत्रालय का भी नाम पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 13 जनवरी जो जनवरी होती है प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की है, लास्ट ईयर किया गया है। तो आप लोग को ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती मनाया गया, तो ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि वर्ष 2021 में किन की निम्नलिखित में से किन की 125वीं जयंती। इस प्रकार के बीपीएससी ने प्रश्न पहले भी पूछा है, यूपी ने भी पूछा है, तो ध्यान रखिएगा ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और साथ में आप लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय लाल किला नई दिल्ली में स्थापित वर्ष 2021 में की गई। तो ये 2-3 अपडेट हैं, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। और सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता, जो भी एस्पिरेंट है वो कौन नहीं जान रहा, इनकी जो छवि है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, तो वो सभी लोग इससे परिचित है। इसे बताने का कोई तुक नहीं बनता है। जो भी नहीं जानता है तो वो क्यों तैयारी कर रहा है फिर समझ में नहीं आता है। तो इनके बारे में विस्तृत चर्चा जब मॉडर्न हिस्ट्री होगी तो स्पेशल किया जाएगा, पर जो उनके संबंध में कुछ एग्जाम पॉइंट करंट व्यू से है तो उसे जान लीजिए। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ, तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है। अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत ने सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस को राय बहादुर की उपाधि दी थी। तो ध्यान रखिएगा, इससे भी कोऑर्डिनेट करके प्रश्न पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। 2-3 नाम रहेगा, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का भी नाम हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 में ब्रिटिश सरकार के प्रतिष्ठित ICS परीक्षा पास भी की थी इनके द्वारा, हालांकि नौकरी बाद में छोड़ दी। भारत लोग उन्होंने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना, तो ये भी प्रश्न आपको हिस्ट्री में पूछ सकता है, करंट करके हिस्ट्री में पूछ सकता है, करंट कोऑर्डिनेट करके। गांधी जी द्वारा महात्मा सुभाष चंद्र बोस को यह बोला गया था कि यह प्यार तुम्हारे लिए पत्थर से अधिक कठोर, मेरा प्यार जो है तुम्हारे लिए पत्थर से अधिक कठोर और फूल से अधिक कोमल है, सुभाष तुम मेरे बिगड़े बेटे हो। इस प्रकार के कमेंट उनके द्वारा किया गया था, वक्तव्य दिया गया। तो सुभाष चंद्र के संदर्भ में उन्हें 2 रूप में गांधी जी के द्वारा उन्हें माना गया, एक कठोर पत्थर के रूप में और एक प्रेम के रूप में। तो ये आप लोग चीज़ें देखिए। एक चीज़ और अपडेट आप लोग यहाँ से कर लेना है, जैसे प्रथम आवरण दिवस के रूप में आपको डाक टिकट जारी किया गया था 23/1/2021 को पोर्ट ब्लेयर में प्रथम ध्वजारोहण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रथम ध्वजारोहण कहाँ किया गया था? तो पोर्ट ब्लेयर में। इससे संबंधित डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को अपडेट रहना है। बाकी चीज़ें देखिए 3 जनवरी को
जो पराक्रम दिवस उसके संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कोलकाता में दिया गया था। तो इन सब चीज़ें अपडेट आप लोग देख लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा यह डाटा उपलब्ध कराया गया है। जो चीज़ें मैं वहाँ बताया यहाँ भी है, 15-16 का कुछ डाटा अपडेट है। आप लोग स्लाइड को अच्छे तरीके से देख लीजिए क्या क्या चीज़ें इनके द्वारा किया गया है। तो इनके द्वारा बोला गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा इनके संदर्भ में, तो उन सब सारी चीज़ें के यहाँ कवर किया गया। तो इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 6ठा नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है इस ट्रस्ट का नवीनतम अध्यक्ष। चलिए इसका संदर्भ में कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है, प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। जैसे ट्रस्ट के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में प्रभास पाटन शहर में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करता है। तो कहाँ करता है, गिर सोमनाथ मंदिर में जिले में गिर सोमनाथ। वे इस पद को संभालने दूसरे पीएम होंगे। इससे पहले इनके अध्यक्ष मोरारजी देसाई के द्वारा किया जा चुका है। तो यह इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्षता निम्नलिखित में किन के द्वारा किया गया। बिहार में 2 ऑप्शन जानते हैं, ऑप्शन ई रहता है, ऑप्शन ई होता है, तो दोनों दे देगा आपको। ऑप्शन ई को टिक करना ध्यान रखिएगा। और अतिरिक्त में आप लोग को डी में उपयोग सभी कर सकता है, एक से अधिक। तो आप लोग को ध्यान रखना इन सब चीज़ों को कि कौन किया है पहले, मोरारजी देसाई। तो इनका कार्यकाल कमेंट बॉक्स में बताइए तो थोड़ा सा आप लोग कि इस पीएम का जो मोरारजी देसाई जो भारत के पीएम बनूंगा कार्यकाल क्या था। पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंधु के मुस्लिम सूबेदार अल जुनेद द्वारा तोड़वा दिया गया था। तो आक्रमण इस पर बहुत बार किया गया है सोमनाथ मंदिर पर। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है प्रथम आक्रमण कब किया गया था, किस शासक के द्वारा किया गया था, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। वर्ष 1024 और 1026 में अफगानिस्तान का गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी से संबंधित प्रश्न आपको हिस्ट्री के पार्ट में पूछ सकता है। नेक्स्ट, मुगल शासक औरंगजेब के काल में भी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1665 और 1706 में भी किया गया, उसे तोड़ दिया गया। और एक नोट याद रखिएगा, 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया नवीनतम रूप से, क्योंकि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बने थे, सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार करने का संकल्प लिया था 1950 के ही 50 में ही वहाँ से कार्य प्रारंभ हुआ और 95 पूर्ण रूप से वर्तमान स्वरूप में बना था। उससे पहले जो वर्तमान अभी है उससे पहले का जो स्वरूप था वो 195 में आप लोगों को पूर्ण रूप से सोमनाथ मंदिर का कायाकल्प हुआ और शंकर दयाल शर्मा के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे तो ये पूछा जाएगा तो इससे कुछ चीजें हैं कोरिलेट आप लोग को याद रखना है। जैसे वर्ष पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 14-15 में चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास उद्देश्य के तीर्थ यात्रा कायाकल्प आध्यात्मिक संवर्धन राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया, अर्थात प्रसाद योजना शुरू किया गया, जिसे आपको वर्ष 2017 में इस योजना का नाम बदलकर तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान अर्थात प्रसाद योजना कर दिया गया। एक राष्ट्रीय मिशन योजना कर दिया गया जिसके तहत सर्किटों का निर्माण किया गया। जो भी सर्किट है, जैसे उत्तर पूर्व सर्किट, भारत है इसे पूर्व है उत्तर है, तो उत्तर पूर्व जितने भी तीर्थ स्थल होंगे, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या तो जैन धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम संप्रदाय के जो स्थल होंगे, सभी को ध्यान में रख के आपको इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो ये चीज़ें उत्तर पूर्व सर्किट में, बुद्ध सर्किट केवल बुद्ध से रिलेटेड, भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो तीर्थ स्थल है उसको डेवलप किया जाएगा। हिमालय सर्किट अर्थात हिमालय के तराइयों में, हिमालय राज्यों अर्थात उत्तराखंड, फिर आपको हिमाचल प्रदेश, इधर 7 सिस्टर जो राज्य हैं उसमें आपको जितने भी तीर्थ स्थल है उसमें आपको इस योजना के तहत पर्यटन के स्थल को विकसित किया जाएगा। ये जो तीर्थ स्थल होते हैं उसमें फिर कोस्टल एरिया आपको कोस्टल एरिया अर्थात पूर्वी पश्चिमी तट और पूर्वी तट में जितने भी तीर्थ स्थल होंगे सभी चीज़ों को ध्यान में रख के इसको डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है कृष्णा सर्किट, कृष्णा नदी के किनारे जितने भी सर्किट हैं
जितने भी तीर्थ स्थल है उसे इस सर्किट के तहत विकसित किया जाएगा। देखिए यह मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विभाग का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा रेड रेड में नहीं पता चला, मैं भी कंफ्यूज हो गया। ये अतुल भारत योजना के तहत भारत का कॉन्सेप्ट जो जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक लोगो है, अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया। प्रसाद योजना, देखिए सभी चीज़ों का यहाँ पर बना हुआ है, मीनार बना हुआ है, बुद्ध का बना हुआ है, मंदिर है दक्षिण का, ये के बाद ये गोल्डन टेम्पल, बुद्ध जी का ये मूर्ति है। सभी परियोजनाओं को समग्र रूप से ये किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 7वें नंबर का प्रश्न। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। जो भी महिला से संबंधित प्रश्न योजना चलाया जाए तो वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर आपको मध्य प्रदेश होगा, 7वें नंबर का मध्य प्रदेश। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है। ज़्यादा नहीं, पर एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जरूर देखना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों से बाहर निकलने के लिए, जो बाल सुधार गृह होता है उससे बाहर जो बच्चा निकलता है, उसमें 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के या लड़कियों दोनों के लिए समझ लीजिएगा यह लॉन्च पैड योजना किया गया। तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। 18 वर्ष के बाद सुधार गृह से जो बच्चे निकलते हैं उनके लिए यह लॉन्च पैड योजना शुरू किया गया। इस योजना को राज्य के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इन युवाओं को एक मंच प्रदान किया है। तो ये राज्य सरकार की योजना है। मध्य प्रदेश की जो महिला और बाल विकास विभाग है उसके द्वारा यह किया जाएगा शुरुआत, जिसके माध्यम से वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण, देखिए इंटर्नशिप कराया जाएगा और एक उसे आत्मनिर्भर बनने का एक मौका दिया जाएगा, उसे सारे धरातल विकसित करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको अच्छा लग रहा होगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे तो ज़रूर ग्रुप को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, इस सेगमेंट को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप प्लीज़ आप लोग आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि और चीज़ों को समझने में बेहतर हो। और हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए ताकि और भी बेहतर तरीके से कार्य किया जा सके। नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न। न्यू डेवलपमेंट बैंक आंध्र प्रदेश की 2 सड़कें परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौते को हस्ताक्षर किया है? तो देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक है। बैंक से संबंधित आप लोग को कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर बताया गया है, करंट अफेयर्स में टेस्ट में लिया गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। ऑप्शन ए है 635 मिलियन डॉलर, 639 मिलियन डॉलर, 646 मिलियन डॉलर और 650 मिलियन। जब भी न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत सरकार के द्वारा या उसके स्टेट के द्वारा, जैसे हाल ही में पश्चिम बंगाल में किया गया, झारखंड में किया गया, तो इन सब योजना जब भी करती है सरकार न्यू डेवलपमेंट समझौता करती है तो उससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस रूप से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 646 मिलियन डॉलर का। आप लोग को एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन के रूप में है, कुछ नहीं, बस इसके डायग्राम को दिया गया है। 646 डॉलर मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के साथ सड़क परियोजना, इस समझौता प्रति योजना के 323 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ये 2 योजना है। तो दोनों के लिए 323 योजना। तो इससे भी प्रश्न पूछ सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक आंध्र प्रदेश के लिए न्यूनतम कितनी योजनाओं के लिए समझौता किया है? 2। कितने लागत से किया, ये भी पूछ सकता है। जिसका सुधार होगा सामाजिक और आर्थिक केंद्रों के लिए गतिशीलता, कनेक्टिविटी को सुधार करना। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न है और उसके बाद आप लोग आज के सेशन से मुक्त हो जाइएगा और अच्छे तरीके से पढ़िए, चीज़ों को समझिए। तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला उद्घाटन, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न देखने को मिल सकता है किसी भी एग्जाम में करंट के दृष्टि से। किस राज्य से है? ओडिशा या उड़ीसा, दोनों नाम से आप लोग जानते हैं, पर उड़ीसा वर्तमान नाम हो गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ओडिशा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन है। उड़ीसा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा, ये बहुत ही इंटरप्योर मुख्यमंत्री है। जैसे भारतीय महिला हॉकी टीम है, उनको ओलंपिक में सपोर्ट किए थे, उड़ीसा राज्य के द्वारा फंडिंग की गई थी। तो ये सब प्रश्न आपको वहाँ से पूछ सकता है। तो भुवनेश्वर में यह किया जाता है, तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तोसली राष्ट्रीय मेला शिल्प योजना किस शहर में आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर।
तो तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला उद्घाटन। इस योजना के तहत राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 के तहत 3 कारीगरों को सम्मानित किया गया, जिनके लिए दिलीप कुमार, दिव्य ज्योति बोहरा और प्रियंका पात्रा को चुना गया था। आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि उड़ीसा के वर्तमान गवर्नर कौन हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए अगला। और ये देखिए आप लोगों को तोसली का थोड़ा सा मेला का प्रोजेक्ट देख लीजिए, फ्रंट का या किस रूप से वहाँ पर स्टेज पर कार्य किया जाता था, कितना सुंदर कराया गया था। समापन इसका क्या कहते हैं, इसका जो आयोजन किया गया था बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट आप लोगों को हम लोग को देखना है, लास्ट प्रश्न है, आप लोग जरूर देखिए क्या है। एक दिन के सीएम बनने वाली बालिका निम्नलिखित में कौन से। इस प्रकार का जब भी इंटरव्यू अर्थात इस प्रकार के जब भी स्टेप लिया जाता है, क्रांतिकारी स्टेप, तो प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। अब महिला से संबंधित है तो यहाँ से तो प्रश्न बनेगा ही। तो पहला प्रश्न है श्वेता भगत, ऑप्शन बी में सृष्टि गोस्वामी, ऑप्शन अवनी गोस्वामी और नीलम चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का सीएम बनाया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन है। पेन थोड़ा नीचे रहता है, ओह शिट सॉरी, पेन का जो डायग्राम होता है नीचे होता है, दब जाता। तो देखिए अगला स्लाइड आ गया। चलिए ये हरिद्वार में 19 वर्ष के छात्रा सृष्टि गोस्वामी को राष्ट्रीय बालिका दिवस एक दिन के लिए उसके अवसर पर, तो कब है राष्ट्रीय बालिका दिवस, चलिए फटाफट तो बताइए। तो इस पर मैंने आपको इम्पोर्टेंट डे पर सीरीज पर वीडियो भी बनाया है। बालिका दिवस पर एक दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनी है, तो किस राज्य में बनाया गया ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही आप लोग को ध्यान रखना यह बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा है और अभी हाल ही में कुछ और भी चीज़ें हुई हैं इससे कोरिलेटेड, हालांकि जिलाधिकारी डीएम के द्वारा ये किया गया है और बहुत बेहतर प्रयास है। शिवपुरी मध्य प्रदेश, देखिए शिवपुरी मध्य प्रदेश की जानवी जो थी एक जिलाधिकारी नियुक्त की गई है और निर्मला चौहान झाबुआ मध्य प्रदेश में भी यही है, एक दिन की कलेक्टर बनाया गया था। इनके द्वारा जो बोला गया था, आदिवासी महिला हैं और कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था उनके द्वारा कराया गया था, ग्रुप में ये थी और वहाँ पर बोला गया यदि आपका काम नहीं होता आपसे तो मुझे बना दीजिए एक दिन का डीएम, में सारे काम कर दूंगा। ये सोशल मीडिया पर बहुत ही इनको आगे प्रमोट किया गया था और इसी के उपलक्ष्य में इन्हें आपको निर्मला जो चौहान थी झाबुआ की मध्य प्रदेश की थी, इनको एक दिन का डीएम बनाया गया या कलेक्टर बनाया गया था। चलिए अब आज का जो सेशन था समाप्त, पार्ट 1। तो आप लोग हमसे जुड़िए, जो भी है लाइक शेयर करते रहिए और जो भी चीज़ें हैं हम लोग से जुड़कर हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइए और जितने फ्रेंड सर्किल हैं उसमें हमारे लिंक को जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ें और हमें जान सके कि युक्ति आईएएस आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को इतने समय तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो तक हमारी टीम जल्द ही आप लोग तक मिलेगी, तो तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।